गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं अमित सिंह प्राइम न्यूज पर। बिहार की सियासत में परिवारवाद, दामादवाद और भाई भतीजावाद का मुद्दा अब बेटियों तक पहुंच गया है। बिहार में आयोग के गठन में नेताओं के करीबी लोगों को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जमाई आयोग बनाने की सलाह दी गई। सलाह नागवार लगी तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता का कार्यकाल देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि उस दौरान मामा आयोग क्यों नहीं बना। अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिन 3 व्यक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं, तीनों दलित परिवार से आते हैं। यह दिखाता है कि राजद के लोगों में कितना दलित प्रेम बसा हुआ है, बचा है, बाकी है। अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव रामविलास पासवान के दामाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि वो उस समय से राजनीति में हैं जब तेजस्वी हाफ पैंट में घूमा करता थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को महत्व दिया है। पार्टी का मुखिया अपने लोगों को अहमियत देता भी है। इसमें नया क्या है? तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने अपने लोगों का ध्यान रखा, उन्हें अहमियत दी। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में क्या दौर था, उस वक्त मामा आयोग क्यों नहीं बनाया गया। अगर बहस करनी है तो तेजस्वी यादव को विकास के मुद्दे पर करनी चाहिए। लालू यादव के कार्यकाल में 2.5% विकास दर थी, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था, यहां तक कि जंगल राज की बात हाईकोर्ट ने कही, किसी राजनीतिक दल ने नहीं। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, जरा तेजस्वी यादव का वो बयान सुन लीजिए जिसे लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। तो बिहार में दलितों पिछड़ों पर राजनीति होती थी, MY समीकरण की बात होती थी। कहा जाता था कि पिछड़ों को आगे बढ़ाना है, दबे कुचलों को साथ लेकर चलना है। राहुल गांधी के भाषण सुन लीजिए, तेजस्वी यादव के भाषण सुन लीजिए, सभी सिर्फ इसी बात पर जोर दे रहे थे कि दलितों का क्या होगा, हम दलितों के मसीहा हैं। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि वो जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, मुद्दे खत्म हो गए, एजेंडा फेल हो गया। अब सुनिए, भाई भतीजावाद की राजनीति तो आपने सुनी होगी, अब थोड़ा दामादवाद पर बात कर लेते हैं, मामा आयोग पर बात कर लेते हैं, बहु बेटियों तक कैसे ये बात पहुंची वो समझ लेते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। फिलहाल मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर रविशंकर हैं, प्रवक्ता हैं RJD के, बहुत बहुत स्वागत है रवि भाई आपका भी। इसके अलावा 2 मेहमान और होंगे मेरे साथ, प्रशांत रायकवार होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के, कुछ वक्त मेरे साथ होंगे। इसके अलावा पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इनसे भी हम समझने जानने की कोशिश करेंगे कि भाई राजनीति कहाँ जा रही है। सबसे पहला सवाल मेरा RJD के प्रवक्ता से ही है। तेजस्वी यादव दलितों पिछड़े कुचलों की बातें करते करते कहां पहुंच गए सर? ये भाषा क्या शोभा देती है एक राजनेता को, एक पूर्व डिप्टी CM को, जो बिहार में RJD का चेहरा है, जिसे पार्टी का रसूख बचा कर रखना है, एक लेगेसी आगे लेकर जानी है? ऐसी बातें दामाद आयोग बना दीजिए। देखिए, ये भाषा का ऐसा है कि हम हर क्षेत्र का हर स्तर पे जी, हम किस भाषा में हम बोलते हैं और किस भाषा में लोग उससे रिलेट करते हैं, ये एक बात होती है जी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आपत्तिजनक भाषा है कोई उसमें, जिससे लोग, गांव समाज के लोग, छोटी जगहों के लोग, सुदूर इलाकों के लोग भी जिस जुबान में बात को समझ सकें, उसके पीछे का जो मैसेज है मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जिस तरह से आयोग में सदस्यों को नामित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, वो तरीका ठीक नहीं है और इसलिए
उसकी निंदा होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष ने यही करने की कोशिश की है। ठीक है डॉक्टर रवि, ऐसी जिस कोई भाषा अपशब्द में तो नहीं बोला गया है जिस किसी भाषा को। में आप मुझे अपनी बात समझा रहे हैं, इसी भाषा में तेजस्वी यादव भी कह सकते थे। बिहार में सबको खड़ी बोली भाषा समझ में आती है, हिंदी के जानकार बिहार में भी हैं, मैथिली, अंगिका, मगही ये सब बोली जाती है, लेकिन बिहार का इंसान हिंदी समझता है। सुरेंद्र सिंह, रवि भाई ये कह रहे हैं कि ये समझाने के पीछे उनका ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि दामाद आयोग बना दीजिए, इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि समझाना था आम जनता को कि उनका आशय क्या है। ये कहने के बजाय कि फेवरेटिज्म हो रहा है अपॉइंटमेंट में, ये कहने के बजाय दामाद आयोग बोलने से बिहार के लोग ज्यादा समझ गए होंगे। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या सुरेंद्र सिंह? देखिए अमित भाई, पहली तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सिर्फ ये जो दामाद आयोग का जो उन्होंने गठन करने का जो अपनी दलील दी है, मुझे लगता है कि इससे जो है ना तो मैं ना ही बिहार की जनता जो है किसी प्रकार का कोई वो रखता है। सिर्फ जो है तेजस्वी यादव जी जो हमारे देश के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान उनके पिताजी के माध्यम से और उनके कार्यकर्ता के माध्यम से जो हुआ है, सिर्फ उन बातों को दबाने के लिए, उन बातों को अलग मतलब पेश करने के लिए, सिर्फ उनको बचाने के लिए इस तरह की बात वो कर रही है। क्योंकि ये जो दामाद वाली जो उन्होंने बात रखा है, आप मान्य रामविलास पासवान जी के दामाद जो है, हाँ जी, जिनको आयोग में रखा गया है, वो पिछले 40 वर्ष से राजनीति कर रहा है और कई जगह से विधानसभा चुनाव लड़ा जी। वो एक अलग बात है कि उनका किस्मत साथ नहीं दिया, वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो पार्टी का वफादार है और पार्टी के लिए हमेशा वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति जी। और जहां तक रहा अशोक चौधरी जी के पिताजी का, अशोक चौधरी जी के दामाद जी का सवाल, तो अशोक चौधरी जी का जो समधि थे कुणाल किशोर जी, वो आज पूरा दुनिया में उनको जाने वाले वो लोग थे। उन्होंने समाजों के लिए काम किया है, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, अति पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट का लोग, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। ठीक है, आज वो कई हॉस्पिटल खोल रखे हैं, आज पटना के अंदर महावीर मंदिर है, आप जाके देखिए महावीर मंदिर का क्या व्यवस्था है। मैं गया हूं सर, मैं गया हूं। पर हजारों के हिसाब से लोगों को लंगर कराते हैं। तो वो तो उनके पिताजी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी तो उनको सिर्फ सदस्य बनाया ठीक है, कोई चेयरमैन नहीं। सुरेंद्र भाई, पूजा मेरे साथ जुड़िए, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है। पूजा जी, सीधा सवाल है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनकी सरकार अगर आई तो वो सोने की मूर्तियां और सिंहासन बनवा देंगे, लखनऊ में लगवा देंगे, कन्नौज में लगवा देंगे, पहला। दूसरा, अब तेजस्वी यादव नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है कि किस एजेंडे को लेकर आप चुनाव में जाएंगे। कह रहे दामाद आयोग बना दीजिए, तो कोई कह रहा है मामा आयोग बनवा दीजिए। मतलब आप समझिए कि जिस दिन से केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया कि जातिगत जनगणना और जनगणना सरकार कराने जा रही है, इन दलों के पास लग रहा है मुद्दे खत्म हो गए हैं। कोई सोने की मूर्ति बनवा रहा है, वो आदमी जो पीडीए की बात करता था वो सोने की मूर्तियां लगवाने की बात कर रहा है, और वो आदमी जो एमओआई समीकरण और दबे कुचलों और पिछड़ों की राजनीति करता था, अब वो दामाद आयोग बनाने की मांग कर रहा है। एजेंडा विहीन हो गया क्या विपक्ष? भटक गए हैं क्या सब लोग? पूजा जी। अमित जी देखिए, राजनीति में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। राजनीति में वो चीज भी संभव है जिसको हम असंभव बोलते हैं। तो राजनीति में अगर कोई कहता है मैनिफेस्टो में 10,000 दावे करता है, मुझे लगता है कि उसमें से एक दावा भी पूरा कर दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में जी। तो सोने की मूर्ति बनवाइएगा या कुछ भी बनवाइएगा, वो तो चेयर पे सत्ता में आसीन होने के बाद ही मालूम चलता है कि किसने क्या किया है और कितना किस लेवल पर कर पाया है और कितना सक्षम है। अब हम आते हैं ये दामादों की बात पर कि बिहार में जो है सारी जो मलाई है वो जमाई ही खा रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी ने नाम गिनवाए हैं उसमें कोई मतलब उसको कोई झुटलाया भी नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये सच्चाई भी है एक तरीके से। लेकिन दामादवाद के साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि परिवारवाद भी चल रहा है बिहार में? जी। अब
अब जैसे तेजस्वी यादव ने नाम गिनवाए, मृणाल पासवान का नाम गिनवाया, जो जी। कि श्री रामविलास पासवान के दामाद लगते हैं। दामाद जी। देवेंद्र कुमार जी का नाम गिनवाया, जो उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग जी हाँ। से। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनका उनके दामाद जिक्र लगते किया। हैं। अशोक तीसरा चौधरी का जो उन्होंने नाम गिनवाया, कुणाल का नाम गिनवाया, जो कि सदस्य हैं बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद से, जो कि अशोक चौधरी जी के हाँ दामाद है। जी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परिवारवाद पर। परिवारवाद की बात करें तो इसका प्रसाद कौन खा रहा है? लालू यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, उनके जो बच्चे हैं तेजस्वी यादव लगाइए, तेज प्रताप को तो अभी उन्होंने बाहर किया है। उसके अलावा मीसा भारती है, रोहिणी उनकी डॉटर है, रोहिणी आचार्य है, साधु यादव है, ये सब लोग कौन है? ये उनके परिवार के ही लोग हैं। अब अगर आ जाइए तेजस्वी के एक और बयान पे आ जाइए, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के बर्थडे पे आरजेडी के किसी भी कर्मचारी ने या किसी भी कार्य करने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर की कोई तस्वीर का अपमान नहीं किया, कोई उनके चरणों में नहीं रखा। लालू प्रसाद जी के बीजेपी को सिर्फ झूठ बोलने की आदत है। लेकिन मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जो तस्वीर में दिखाया गया, वीडियो में दिखाया गया, क्या वीडियो किसी ने झूठी वीडियो बना ली? ये फेक वीडियो क्रिएट कर दी गई एआई के थ्रू? ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स अभी बहुत और भी चरम सीमा पर मुझे लगता है होने वाली है, और अभी आ चुकी है काफी हद तक। वो हर कोई अपने अपने हिसाब से टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये पार्टी ने ऐसे कर दिया तो ये पार्टी ने वैसे कर दिया, तो हम ये बनवाएंगे, तो हम ये करेंगे। तो रिजल्ट्स, मैंने जैसे पहले भी हमारी जब वार्ता हुई तब भी मैंने ये बात बोली कि जब हम वो चीज कर देते हैं, मैनिफेस्टो में अगर 10 दावे कर रहे हैं, उनमें से एक दावा पूरा हो जाता है, उसके बाद ही मालूम चलता है कि हाँ भाई पर्टिकुलर पार्टी ने ये सब किया है जनता के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर किसी ऐसे लीजेंड पर्सन के लिए। तो फिलहाल तो जो बिहार का हाल है, वो दामादवाद बोलिए या परिवारवाद बोलिए, वो बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। रविशंकर जी, आप जवाब दीजिए। पूजा जैन ने पूछा है कि दामादवाद तो ठीक है, परिवारवाद का क्या करेंगे? देखिए, पहले तो ये दोनों दो तरह की बात है। इस बात को समझिए, ये जो शब्द जिसपे आपने भी एक तरह से आपत्ति जताई, ये एक सार्केज्म है, ये एक कटाक्ष है जो भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, रवि, डॉक्टर रवि, प्लीज अलाउ मी। मैं आपसे डेफिनेशन और क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा हूं सर। मैंने पूछा, दामाद आयोग की बात तो करते हैं, परिवारवाद को कैसे भूल जाते हैं? मैं समझ गया कि सरकेज़म क्या होता है, दामादवाद क्या होता है, और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पूजा जैन ने बाकायदा नाम गिना दिए भाई कि क्या परिवारवाद है, क्या दामादवाद है, सबके बारे में बता दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दामादवाद की बात है, दामाद आयोग खूब बनना चाहिए, परिवारवाद का क्या करेंगे सर? जवाब ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, परिवारवाद, देखिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी आयोग में किसी सदस्य को इस तरह से किसी परिवार के सदस्य को उठा के वहां भेज देना और किसी को चुनावी मैदान के लिए टिकट देना और वो चुनावी मैदान में जाके वो चुनाव जीते, लड़े, जनता उसका फैसला करे, जनता उसको निर्वाचित करके भेजे, ये दोनों दो बातें हैं। अच्छा जी, आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते कि ये एक तरह की बात है। तो अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो वो जाके मैदान में जनता के बीच ही तो लड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को सीधा भेज दोगे विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में या इस तरह के किसी भी लोकतांत्रिक जहां निर्वाचित होकर लोग जाते हैं किसी संस्थान में। तो कुछ लोगों को, और वो भी वो लोग जो राजनीति में काफी समय से रह के, देखिए राजनीतिक परिवार में ऐसा होता है, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में उस तरह के सदस्य जो राजनीति में जुड़े रहते हैं, कई वर्षों तक वो काम कर रहे होते हैं, घर का एक माहौल होता है, संगठन के लिए काम करते हैं जी, देखते सीखते हैं, तो एक सहज, मुझे लगता है, राजनीति की तरफ रुझान रहता है। और फिर उसमें अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो वो अपनी काबिलियत चुनावी मैदान में जाके वो लड़ाई लड़के वो अपनी काबिलियत साबित करते हैं। तो इसको बहुत ही कि ये परिवारवाद है, और जिस नजरिए से, जिस नोशन इसके साथ अटैच्ड है और जिस नजरिए से इसको देखा जाता है, मुझे लगता है कि उसको भी एक ठीक तरह से देखने एक सवाल था मेरा आपसे, संजय झा की जो दोनों बेटियां हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड,
लॉ पढ़ के विदेश से आई हैं, तो क्या अगर उन्हें काउंसिल में शामिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जो काउंसिल है, ये पैनल अगर उसमें शामिल किया गया, इसे लेकर आपत्ति क्या है? पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, विदेश से पढ़ाई कर कर आई हैं, जानकार हैं, नॉलेज है उन्हें कायदे कानून की। अगर कोई काबिल आदमी है और उसके हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से कहीं पर अपॉइंट किया गया, पोस्ट किया गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे हैं मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये मैं नहीं चाहता हूं कि इस बारे में हम पढ़ें कि तेजस्वी यादव जी की पढ़ाई लिखाई कितनी है। लेकिन ये जो पोस्टिंग हुई है डॉक्टर रवि, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई काबिल है तो क्या पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर रवि, मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रवि, समझदारी की, विजडम की, बुद्धिमानी की और डिग्री की प्राप्ति दोनों दो चीजें होती है। अनुभव भी एक चीज होती है, राजनीतिक अनुभव भी एक चीज होती बिल्कुल, है। बिल्कुल सहमत। डिग्री की बात है वो तो आपको पता है। जी जी, बिल्कुल सहमत हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए हैं। अरे नाम लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? डिबेट है डॉक्टर रविशंकर, डिबेट है, नाम लीजिए, किसका संकोच है? राजनीति में बाकी क्या रह गया बताइए? पीएम मोदी को किस किस बेहतर और बड़े शब्दों से सुशोभित नहीं किया गया? एक आध शब्द और निकल जाएंगे डिबेट में मेरी, और क्या? बोलिए, कोई पाबंदी थोड़ी है। डिग्री फर्जी डिग्रियां हैं बहुत सारे नेताओं की, और तो उसमें रहने दीजिए। बाकी बात रही जो आपने अभी उठाया, आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फिर आपकी भी बात होगी, इसलिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर रवि, इसीलिए आप इस मुद्दे को थोड़ा दूर रहे कि फिर आपके नेताओं की डिग्रियों की और भी बातें होंगी। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इशारों में आप भी बात समझ रहे हैं डॉक्टर रवि, हाँ, बाकी साथी भी समझ रहे हैं। ठीक है, मैं बस आपकी उस बात का जवाब दे दूं जी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो संजय झा जी की बेटियों का इम्पैनलमेंट हुआ है ना? हाँ जी। उस पे तेजस्वी जी ने ये कहा कि क्या देश में और अच्छे अनुभवी जो 20 साल से 30 साल से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वैसे लोगों की कमी है या वो नहीं है जो कम अनुभवी लोगों को इस तरह से वहां पे इम्पैनल कराया गया। तो डॉक्टर रवि लिस्ट देनी चाहिए थी ना, वो एक आप बताते। पार्टी के नेता मैं आ रहा हूं, तो ये बहुत ही लाजमी सवाल है। पूजा, मैं आ रहा हूं, ठीक है रवि भाई, ठीक है। आप सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह के पास जा रहा हूं, मैं पूजा आपके पास आ रहा हूं, जस्ट अलाउ मी, गिव मी 1 मिनट। सुरेंद्र सिंह जी, आप लोगों के पास काबिल लोगों की कमी थी क्या कि मृणाल की पोस्टिंग हो गई, संजय झा की दोनों बेटियों की पोस्टिंग हो गई? ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? आपने विपक्ष से बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था। इनके भी पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे ही बिहार में, इनसे बात करके अपॉइंट करते। अमित भाई देखिए, अब अभी डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि बहुत एक्सपीरियंस वाले, बहुत नॉलेज वाले और भी कोई हो गए, अगर उसको देते तो अच्छी बात होती। तो क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव जी से पहले उनके पुराने और भी तो लोग थे, उनको क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया? उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जा रहा है? आरजेडी में आज तेजस्वी यादव कितने दिन से है? पुराने तो बहुत लोग हैं जो उनके पिताजी के साथ बिहार को लूटने का काम किया था, तो उनके साथ ही उन्हीं को मुख्यमंत्री। और भी तो यादव परिवार का बेटा पढ़ा लिखा है, लालू यादव जी घोषणा कर दे। सुरेंद्र सिंह, क्या सवाल पूछ लिया आपने? अरे क्या पूछ लिया आपने डिबेट में भाई? कोई बात नहीं, ठीक है। आप पूजा, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। पूजा प्लीज एड ऑन समथिंग, आप कुछ कह रही थी। वाद की करते हैं जिन पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं प्लीज? मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है जी। जिन्होंने दामादवाद को एक मुद्दा बना दिया है जी, मैं उन लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या तेजस्वी यादव को परिवार की समझ है पूरे तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी करी है दामाद को लेकर के? क्योंकि दामाद भी एट दी एंड एक परिवार का हिस्सा है। हाँ। अगर आपकी बेटी का जो हस्बैंड है, दामाद है, वो परिवार का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, तो अलग बात है। अगर वो आपकी बेटी का हस्बैंड है तो आप उसको भी तो चुनाव लड़वा सकते हैं, आप उसको भी राजनीति का हिस्सा बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो अब लालू प्रसाद जी ने रोहिणी को क्यों मौका दिया पॉलिटिक्स में आने का? रोहिणी भी उनकी बेटी है और बेटी का जो हस्बैंड हुआ वो भी तो दामाद हुआ ना। तो अगर देखा जाए तो ये भी तो एक सोची समझी एक तरीके से साजिश है कि दूसरा करेगा तो गलत है और हमने किया तो वो चीज सही है।
तो ये चीज तो मतलब सोचने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो परिवार की समझ नहीं है, या फिर उनको यही नहीं पता है कि मीडिया के सामने या किसी के भी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है डॉक्टर रवि, आप जवाब देने को बहुत आतुर लग रहे थे, अब जवाब दीजिए। डॉक्टर रवि बताइए। किसी दल का नेतृत्व करना जी, सक्रिय राजनीति में रहना जी, और अदालत में जाके वकालत करना या जज बन के फैसला सुनाना, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके का काम है। तो फिर से वही जो हम जो समानांतर खींचते हैं ना, वही गलत खींचते हैं। हमारे साथी ने अब वो कर दिया कि भाई इक्वेट, जो कि नहीं करना चाहिए, उस तरह के समानांतर नहीं खींचे जाने चाहिए। आपको अनुभव से राजनीति होती है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई आप डिग्री लेके आए, लेकिन जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो अब वहां वैसी जगहों में परिवार के लोगों का और संबंधित लोगों का अगर प्लेसमेंट हो रहा है या कराया जा रहा है, तो वो एक अलग तरीके का सवाल। नहीं रवि, डॉक्टर रवि, यहाँ जवाब फिर से मैं सहमत हूं आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव आपके हिसाब से पढ़े लिखे जानकार आदमी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं और जानकार आदमी है, उसके लिए डिग्री और पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। आपका खुद का मनोविज्ञान, आपकी खुद की जानकारी, आपकी खुद की अप्रोच पॉलिटिक्स में आपको आगे ले जाती है। 5वीं फेल भी पॉलिटिक्स करता है और बड़े पदों पर जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। तेजस्वी यादव, मुझे याद है नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, पूरा का पूरा आरजेडी धरने पर बैठा हुआ था, विधानसभा के बाहर पोस्टर जलाए गए थे, बिहार में बवाल मचा दिया गया था। मैं कह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष हैं आप, मुख्यमंत्री का चेहरा है आरजेडी के लिए। भले कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, नहीं अभी क्लैरिफिकेशन है, नहीं अभी एजेंडा सेट हुआ है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष है, क्या आपको ऐसी भाषा शोभा देती है? ये सारी सफाई एक तरफ इतर रख दीजिए, ये सीधे कह देते कि फलाने फलाने लोगों की जो पोस्टिंग हुई है आयोगों में वो गलत हुई है, उसमें पक्षपात हुआ है, उसमें परिवारवाद हुआ है। जमाई आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ भाषा के स्तर की बात कर रहा हूं। मान नहीं है, वो एक सार्केज्म है, एक कटाक्ष है, एक व्यंग है। और राजनीति में व्यंग चलते हैं, राजनीतिक व्यंग होते हैं जी। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही जी, पूरे के लिए बात जी। हाँ, तो उसमें आपके वो एक कटाक्ष था, इसको मुझे नहीं लगता इस तरह से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और किसी दल का नेतृत्व करने के लिए, उसका नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विधानसभा के अंदर जिस तरह के अनुभव चाहिए, और आप देख रहे हैं पिछले चुनाव में भी उन्होंने दल का नेतृत्व किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। ठीक है डॉक्टर रवि, मैं आऊंगा पूजा आपके पास। एक सवाल मेरे जहन में, सुरेंद्र सिंह जी, पूरा एनडीए हमलावर है बिहार में, बवाल मचा हुआ है। एनडीए का हर नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे एबीसी कोई नेता हो, सब तेजस्वी को लेकर पीछे पड़े हुए हैं और कटाक्ष का जवाब वो अपनी तीक्ष्ण वाणियों से दे रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, एक तंज था, एक सरकाज़म था। इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं भाई बिहार में आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही, पहली चीज तो ये समझिए, जो गठबंधन हम लोगों ने किया है, तो पहली चीज तो यह है कि हम लोगों ने गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। भाई, हमने आपको कहा कि आप अपना नाम दीजिए और सरकार उनको नियुक्ति करेगी। अब जो हमारे दल में जो हमारे सहयोगी लोग थे, उन्होंने वो अपना परिवार के सदस्य के लोग दे या दामाद के दे या वो अपने पार्टी के किसी सदस्य को दे, सरकार ने उनको बनाने का काम किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है, स्पष्ट एजेंडा है कि बिहार का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। आप पिछले कुछ महीने से आप देख लीजिए, चाहे वो विपक्ष के जितने भी नेता हो, देश के अंदर जितने भी नेता हो, किसी ने भी पिछले 11 वर्षों में जो हम लोगों ने किया, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुई है,
उस पे हम लोग बहस करना चाह रहे हैं। एक भी विपक्ष के लोग जो है उस पे विकास के नाम पर कोई बहस करने का तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई देने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। तेजस्वी यादव जी बिहार के लोगों को क्या देंगे? वही गुंडा, माफिया, हिंसा, अपराधी जो उनके पिताजी ने पिछले 15 बरस में जो उन्होंने किया। पीसीआर मल्टी आई है रवि जी को लेकर, और वो जो है एक गड्ढा बना के गया था ये गुंडा, माफिया और अपराधियों की। आज नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी के डबल इंजन की सरकार जो है बिहार के अंदर जितना विकास किया है, जितना सुधार हुआ है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जिन्होंने 15 बरस में जो उन्होंने किया हो, आज तक का किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हो। ठीक है रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं पूजा के पास जाता हूं। पूजा, ये दामाद वर्सेस मामा, मामा वर्सेस दामाद, बेटी वर्सेस बहू, बहू वर्सेस बेटा, मुद्दा तो कुछ है नहीं मुझे जो समझ में आ रहा है अभी। क्या बिहार में ये जो नया तंज, ये जो नया सरकाज़म कसा गया है या कहा गया है, क्या ये वोटर्स को लुभाने की कोशिश है? क्या पोलराइज करने की कोशिश है? ये बताने दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी बेजा अपॉइंटमेंट्स कर रही है? क्या ये वोट बैंक से इसका कुछ रिश्ता है क्या? बतौर एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? बिल्कुल अमित, एक्चुअली क्या है ना, ये वोटर्स को लुभाने का तरीका नहीं है, ये वोटर्स को कंफ्यूज करने का तरीका है जी। वोटर्स जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ना एग्जैक्टली करना क्या है जी। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि लालू यादव जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को आए दिन अपमान कर रहे हैं और उनका जो अपमान करने का तरीका है वो एकदम शर्म सीमा पर है, उस हिसाब से लगता है कि लालू यादव बहुत जल्दी राजनीति को बाय बाय बोलने वाले हैं। मैं ये उनके उम्र को देखते हुए नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके ये रवैये को देखते हुए ये बात बोल रही हूँ जो सुनने में आ रही है आए दिन कि कभी वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी वो अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, कभी वो अपने ही बेटे को जो है पार्टी से बाहर कर देते हैं। अभी हमने सबने देखा तेज प्रताप को उन्होंने पर्सनल मुद्दों को लेकर के पार्टी से बाहर कर दिया, ना सिर्फ पार्टी से बाहर किया, घर से बाहर कर दिया। तो इस तरीके की जो सोच है, जो पुरानी सोच है, जब तक वो नहीं बदलेंगे, किसी जाति और धर्म के आधार पे चीजों को ना करके एक इंसानियत के तरीके से चीजों को समझना शुरू करेंगे, डेफिनेटली लालू प्रसाद को, मुझे लगता है लालू प्रसाद जी को बहुत अच्छा रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में देखने में मिलेगा। और बीजेपी जो है बिहार में आधार पे काम कर रही है, बेसिक चीजों पे काम कर रही है, तो इसलिए बीजेपी का लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में भी होपफुली जस का तस वो रहेगी और अच्छा विकास करेगी नो डाउट बिहार में। और बाकी तो ये कंफ्यूज करने का तरीका है, हर एक पार्टी जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं तो हर एक पार्टी जनता को भरमाने का काम करती है, उनको भ्रम में लेके आने का काम करती है और अपने तमाम दावे करती है, मैनिफेस्टो में तमाम चीजें लिखवा करके उनको लोगों में बंटवाने का काम करती है। तो इस तरीके के आरोप और प्रति आरोप भी चलते रहते हैं। तो ये इन सब चीजों से मुझे लगता है कि बहुत सामान्य बात है और हमें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अचंभित होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, डॉक्टर रवि, मेरा दो सवाल एक साथ है क्योंकि इन दोनों बीजेपी के प्रवक्ता और जो पूजा जी ने कहा उनसे सवाल निकला। पहला कि क्या बिहार और यूपी में क्या इंडिया गठबंधन ने प्लान कर लिया है कि मुद्दों में भटकाना है, कंफ्यूज करना है वोटर्स को? अखिलेश यादव सोने की मूर्तियां लगवा रहे हैं और आप अब जमाई आयोग की बात कर रहे हैं। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास की बात नहीं करें। आप अगर एजेंडा आपके पास है तो एजेंडे पे बात कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे भी कहूं आप नवंबर में चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, जरा 10 एजेंडा 10 मुद्दे गिना दीजिए, तो मुझे लगता है फटाफट गिना देंगे। डॉक्टर रवि, 10 मुद्दे गिना दीजिए जिनसे आप चुनाव में जा रहे हैं सर। जो सत्ता में दल हैं इनके पास हमारे खिलाफ हम पे आरोप लगाना, बेकार की बातें करना छोड़ के इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। जिसको आप, मैं पहले तो जो आपने बोला ना कि नीतीश जी की भाषा, उनका व्यवहार, उनकी तबीयत, वो सबने देखा और आज जो बोला गया, आप उस भाषा से तेजस्वी जी की भाषा की तुलना कर रहे हैं, वो तुलना करने लायक नहीं है। मतलब ये कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना खराब बोलेगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ जी कि जिसने खराब बोला उसको तो आप लोग खराब नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं, हमने मीडिया ने वो भी चलाया, हमने चलाया कि उन्होंने महिलाओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, हमने चलाई वो खबरें सर। और उनकी मैं बता रहा हूँ, एक तो जिसको वो सुशासन बाबू नहीं, अब कुशासन बाबू
हो गए हैं, और जो जमीन उनको तैयार एक लालू जी से मिली थी, उसी जमीन पे वो खड़े रहे। और आज की जो हालत है, आज अपराध की जो स्थिति है बिहार में, पिछले कुछ दिनों में खुलेआम बाहुबली लोग तो मीडिया में आके, और आपने भी देखा होगा कि गोलियां चल रही हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया में वो घूम रहा है। आज भी पटना में एक मंदिर में गोलियां चली। फॉर द रेफरेंस, शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा डॉक्टर रवि आपने, फॉर द रेफरेंस। आज भाई एक गलत को दूसरे गलत से वो करके इक्वेट करके उस सही गलत थोड़ी ना ठहरा सकते हैं जी। भाई 20 साल में नीतीश जी ने जो किया, तो आप उसको विकास बोलेंगे, सुशासन बोलेंगे, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप देखिए उसकी एक पूरी फेहरिस्त है। अभी पिछले हाल आप गिनती करा दीजिए, आप गिनती करा साल दीजिए के अंदर तो जो हुआ, अभी एक चलिए गिनती करा दीजिए। सुरेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रवि कह रहे गिनती करा दीजिए। चलिए, मतलब वो चाहते हैं कि आप एजेंडा बता तो दीजिए, क्या एजेंडा आपका है जमाई आयोग से इतर। ऑब्वियस जो है, ऑब्वियस पे क्या बोले हम। आज गोली चली, आपको पता नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू राज वॉज, आप कह रहे हैं लालू राज वॉज बेटर देन नीतीश कुमार का राज, मतलब नीतीश कुमार से बेहतर हालात में बिहार था जब लालू प्रसाद यादव के हाथ में सत्ता थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर रवि जी, आप ये कहना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल नीतीश कुमार के कार्यकाल से वॉज फार बेटर, बहुत अच्छा था, बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, सड़कें बहुत अच्छी थी, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सब बेहतर स्थिति में था। नीतीश बाबू के सुशासन से बेहतर हालत में बिहार था जब लालू प्रसाद यादव के हाथ में सत्ता थी। यही कहना चाह रहे हैं ना? मजमून तो यही है ना? बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये कहना कि लालू जी के शासन में बिहार में कुछ नहीं हुआ, वो एक पूर्वाग्रह है। 15 साल में बिहार में बहुत काम हुआ था, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ था। और देखिए, अब ये तो वही पोजीशन वाली बात है ना। कोई बहुत लोगों को लगता है कि देश आजाद ही हुआ 2014 के बाद, तो अब इसका क्या इलाज करेंगे, क्या बात बोलेंगे इस बात पे? किसे लग रहा है ये डॉक्टर रवि? देखिए, अब आपकी हंसी ये बता रही है कि मैंने क्या कहा, आप समझ गए। नहीं कहा लोगों ने कि जो है भारत आजाद हुआ है 2014 के बाद, जब से मोदी जी की सरकार आ गई, हिंदुओं का राज आ गया वगैरह वगैरह। तो ये तो पर्सपेक्टिव है ना। कुछ लोगों को लगता है, हमें लगता है जंगल राज आ गया 2014 के बाद। देख लीजिए संवैधानिक संस्थाओं का क्या हो रहा है। जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र सिंह जी। जो काम लालू यादव ने किया, जो उन्होंने आपको बेच दिया, उसी पे आप लोग चलते रहे। 15 सालों में आपने कोई विकास नहीं किया, कोई बिहार गुलजार नहीं हो गया, बिहार चमकने नहीं लगा। एक पर्सपेक्टिव है जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। बीजेपी वाले सिर्फ ये पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया था वही तो आगे बढ़ाया आप लोगों ने। किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं? किस बात के लिए एनडीए ताली बजा रहा है बिहार में? सुरेंद्र सिंह। अमित भाई देखिए, अब इन्होंने कहा कि 900 करोड़ का चाला घोटाला जो है किसने किया? लालू यादव ने किया। नीतीश कुमार ने बिहार में डबल इंजन की सरकार मिलके एम्स लाने का काम किया, 5 शहर में मेट्रो लाने का काम किया, और ये जो है चारा स्कूल खोलने का काम किया था। और अभी जो है हमारी डबल इंजन की सरकार जो है पूरे बिहार में 11 शहर में जो है एयरपोर्ट जो है चालू करने वाले हैं। कुछ जगह चालू भी हो गया है 2-3 शहर में। हाँ। और इनकी सरकार में अगर आपको पटना से अगर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया जाना होता था तो पूरा दिन लगता था सर, 12 से 14 घंटा। सर 20 घंटे में मैं पटना से मधेपुरा पहुंचा हूं इलेक्शन कवरेज में, मुझे पता है। वही जो 20 घंटा आपको लगा, लेकिन आज मैं आपको दावा करता हूं सर 4 से 5 घंटा में मधेपुरा पहुंच जाओगे पटना से। और अगर पूर्णिया होके अगर आप गए बाय एयर गए तो 2 घंटा में पहुंच जाओगे। तो विकास का मतलब ये होता है। आज जाके पूरे बिहार में देखिए, रोड, हाईवे, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी बहनें थी, हमारी जो बेटियां थी, उनके लिए जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो इतिहास गवाह रहेगा। वो अमर होकर जाएंगे नीतीश कुमार। बेटियों के लिए जो
एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए जो उन्होंने साइकिल योजना चलाई थी, उनकी शिक्षा के लिए जो व्यवस्था किया था, वो एक इतिहास बना हुआ है। और ये कहते हैं कि क्या किया? अरे जिस टाइम लालू यादव जी की सरकार थी, उस टाइम हम लोगों का जो है ना उम्र जो है ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल थे, और उस टाइम हम लोग अच्छे से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और ये क्या बताएंगे कि जो विकास का मतलब क्या होता है? आज रात के 12 बजे 1 बजे आप चले जाइए कहीं, कोई आपके गाड़ी को रोकने वाला नहीं। और उस टाइम अगर कोई गलती से, उस टाइम राजदूत चलता था अमित भाई, ज्यादातर बिहार के लोग राजदूत खरीदते थे, और गलती से वो नया खरीद लिया तो दूसरे दिन वो किडनैप हो जाते थे, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। और आज ये कह रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो आज के जनरेशन और आज के जो युवा हैं वो सलाम ठोक रहे हैं। चाहे वो यादव समाज के भी अगर कुछ युवा जो पढ़े लिखे हैं, वो कहता है कि नीतीश कुमार ने विकास किया। लालू यादव ने तो बिहार को डुबा दिया। नहीं, इंडिया गठबंधन को तो सुरेंद्र भाई नहीं लगता ना, इंडिया गठबंधन को नहीं लगता। डॉक्टर रविशंकर, मैं पूजा आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रविशंकर, 10 एजेंडे फटाफट गिना दीजिए। नवंबर में आपके यहां चुनाव है, सीटों का बंटवारा भी आपका हुआ नहीं है, सीएम का फेस कौन होगा ये पता नहीं है, बीजेपी बता चुकी है, सीटों का बंटवारा भी बीजेपी का हो गया, ऑफिशियली भी हो गया है और सूत्र भी बता रहे हो गया। मेरा आपसे सवाल है, 10 एजेंडे गिना दीजिए। नवंबर में चुनाव है सर, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? थोड़ा कुछ झलक हमको बताइए, पूजा जी भी सुन ले कि आपका मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है, क्या एजेंडा है, वोटर्स के पास क्या विषय लेकर आप जाने वाले हैं? डॉक्टर रविशंकर। अमित भाई जी, एजेंडा सर, पहले एजेंडा। रवि भाई, पहले एजेंडा, पहले एजेंडा, पहले एजेंडा, पहले एजेंडा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, जो बोला गया उसका जवाब देने दीजिए अमित जी। अच्छा, जवाब दे लीजिए। और हाँ, और ये जो तरीका है कि आप मुझे 10 एजेंडे बोल दीजिए, 10 क्या मैं आपको 20 बोल दूं, 30 बोल दूं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि चुनाव से पहले मैनिफेस्टो आता है, हर दल का आता है। हम अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में आएंगे। वो अभी मैं बोल के उसमें कुछ बात जो दल की मुझे पता अच्छा, है वो कुछ सीक्रेट ऐसा एजेंडा आएगा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो लीक हो जाएगा। डॉक्टर रवि ये कह रहे हैं कुछ इतनी बड़ी बात आप लोग करने वाले हैं कि कुछ लीक ना हो जाए, ये विषय वस्तु है। पहली बात जो इन्होंने कही, घोटाले की बात कही, तो मैं बता दूं आपको, और ये एक भ्रम फैलाया जाता है। वो उच्च न्यायालय में के मैटर, तो जो मैटर लोअर कोर्ट में एक तरह का फैसला आया, वो हायर कोर्ट में जो है उस पे मुकदमा चल रहा है। तो उसको लेके आप किसी को दोषी करार कर दो अपनी तरफ से, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है न्यायालय की भी तौहीन। जब तक सर्वोच्च न्यायालय से फैसला ना आ जाए तब तक किसी को, खास करके वैसा जो एक स्टॉलवर्ट हो, जो एक पॉलिटिकल, मतलब राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना दे, वो अमान्य है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीजीएम कोर्ट कह दे अमान्य है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्टेट का अगर हाई कोर्ट कह दे, बिहार हाई कोर्ट कह दे कि भाई ही इज अ कल्प्रिट, ही इज अ गिल्टी, तो भी नहीं बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। डॉक्टर रवि, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। पूजा, आपने रवि भाई मैं आ रहा हूं। पूजा आपने सुन ली, डॉक्टर रविशंकर की आपने बात सुन ली। 10 एजेंडा गिनाना तो बोले पता नहीं कोई ऐसी बात निकल जाए जो पार्टी उस वक्त बताने वाली है। मुझे ये लग रहा है कि सच में कंफ्यूज पब्लिक को करने ज्यादा मुझे लगता है पार्टियां खुद कंफ्यूज हैं कि भाई करें क्या, किस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि सरकार ने तो हाईजैक कर लिया मुद्दा। जाति का जनगणना सरकार कराने जा रही है, उसी पे पूरी पॉलिटिक्स थी, उसी पे पूरी राजनीति होनी थी, वही फेल हो गया। पूजा जी, अमित जी देखिए, जाति और धर्म को लेकर राजनीति ऑलरेडी जी बोलिए, पूजा बोलिए। धर्म को लेकर के राजनीति ऑलरेडी हो चुकी है। अब मुद्दा बचता है कि मैनिफेस्टो में क्या चीजें गिनाएं और क्या ना गिनाएं, क्योंकि रविशंकर जी का मुझे थोड़ा सा, जब ये बोल रहे थे तो मुझे अंदर से इंट्यूशन ऐसी आ रही थी कि ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में 10 भी चीज लिखेंगे तो पूरी तो एक भी नहीं होएगी, तो आप जान के क्या ही करेंगे। पहली बात। अब आ जाते हैं कि पार्टी कंफ्यूज है। पार्टी कंफ्यूज नहीं है, पार्टी लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को खुद ही नहीं पता है एग्जैक्टली अब किस बेसिस पे हमको राजनीति करनी है, क्योंकि और जाति और धर्म तो अब खत्म हो चुका है, सबको समझ में आ चुका है, जनता समझ चुकी है कि जो राजनीति करते हैं हर कोई जाति और धर्म को लेकर ही करते हैं।
लालू प्रसाद जी ने जब जातिवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया, उन्होंने अपने ही खुद के कर्मचारियों को अपमानित करना शुरू कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करना शुरू कर दिया, फिर जाति का तो अपमान सीधा सीधा तौर पे कर दिया आपने। अब बचता धर्म है। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में पक्ष में बात नहीं करूंगी, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। तो बात यही आ जाती है, जाति और धर्म दोनों ही इनके बेसिस पे राजनीति हो रही है। अभी कुछ मुद्दा बचता नहीं है, मुद्दा सिर्फ बचता है विकास का। तो विकास की कोई बात अगर करे और विकास करवाए तो डेफिनेटली जनता, मुझे लगता है, उसी पार्टी को वोट करेगी। और विकास की बात तो कोई करना ही नहीं चाहता है ना, कि हमने कितने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं अपने सानिध्य में, जब हमारी पार्टी आई हमने कितने ज्यादा स्कूल्स बनवाए हैं, कितने बच्चों को शिक्षित किया है बिहार के अंदर, कितना ज्यादा हमने क्राइम पे काम किया है, क्राइम कितना कम हुआ है, महिलाओं के ऊपर हमने कितना काम किया है, महिलाओं के साथ अपराध कितने घटे हैं। आए दिन रेप की बच्चियों के साथ खबरें आती हैं बिहार से। फीमेल सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, एजुकेशन के नाम पे जीरो है आज भी। और आप बात करते हैं कि राजनीति में अनुभव होना चाहिए, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। बिना एजुकेशन के आप अनुभव कैसे ले लेंगे? कोई जाहिल व्यक्ति कैसे आप देश को ऑपरेट कर देगा, ऐसे कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है देश की बागडोर नहीं संभाल सकता। जितने भी हम, अगर हम वैसी एक प्रैक्टिकल मोड की बात करते हैं, रवि जी और पूजा जी कंटिन्यू करिए। पूजा जी कंटिन्यू करिए। जी, एक प्रैक्टिकल मोड की बात करती हूँ। हम आउट ऑफ कंट्री ये देखते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट है वहाँ की, बट वहाँ का ये भी तो देखिए ना, जो देश की उनकी बागडोर संभाल रहे हैं वो बहुत, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। राजनीति को कोई, आप ऐसे नहीं है कि मेरे घर में कोई राजनीति में है तो मुझे राजनीति की नॉलेज तब होगी। नो, मुझे क्या ड्यूटी दी जा रही है, मुझे एज अ हेल्थ मिनिस्टर, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं किस तरीके से काम करूं, जवाब वो लेते मैटर करता है। रवि जी, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेहतर राजनीति कर पाएगा या 5वीं फेल या जो नहीं पढ़ा लिखा है या 12वीं फेल? आपको क्या लगता है? वर्सेस पीसीआर वर्सेस दीजिए प्लीज। जी हाँ, क्या आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। रवि जी बोलिए। हाँ, ये भाषा आपत्तिजनक है कि भाई जाहिल आप बोल दो, और ये जो आप भी कह रहे हो 5वीं फेल, 9वीं फेल, ये सब पूजा जी और मैं पहले भी कह चुका हूं रवि जी कि समझदारी का, बुद्धि का, विजडम का डिग्री से कोई लेना देना नहीं। और हमारे संविधान में भी ऐसा तो है नहीं कि हम कोई असंवैधानिक, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं। पूजा को ऑडियो दीजिए प्लीज। हाँ, वोटर जो है, बोलिए वोटर जो है वो पढ़ा लिखा होगा तभी वोट देगा, ऐसा तो नहीं है संविधान में। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? हमने जो बात की है, मैंने जो बात की है, देखिए पहले तो रवि जी, अगर आपको लगा कि मेरी जो भाषा है वो आपत्तिजनक है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, लेकिन क्षमा मैं आपसे यहाँ पे इसलिए नहीं मांग सकूंगी पूरे पब्लिक पैनल के ऊपर में, कि जाहिल का मतलब यहाँ पे ये है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, 5वीं फेल व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि देश की बागडोर वो संभाल लेगा और इजीली संभाल लेगा क्योंकि उसके पास राजनीति का अनुभव है। राजनीति आप किसको मानते हैं? आपको एक ड्यूटी निर्धारित की गई एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या एज अ हेल्थ मिनिस्टर, एज अ एजुकेशनल मिनिस्टर। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, आप किस तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा कर लेंगे? आप ये चीज मुझे बतलाइएगा प्लीज। और एजुकेशन का मतलब डिग्री होल्डर होना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब प्रॉपर एजुकेशनिस्ट होना होता है, कि बाहर से भी लोग पढ़ के आ रहे हैं, इंडिया में भी लोग पढ़ रहे हैं, तो वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेट्स सपोज टेक माय एग्जांपल, आई एम फ्रॉम द बिजनेस क्लास फैमिली, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। मेरे पापा या मेरे कोई भी पीछे से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे राजनीति की समझ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मुझे बहुत पूरे तरीके से राजनीति की समझ है। आप बैठा के देखिए कहीं पे राजनीति के बीच में, जितने भी राजनीतिक कार हैं उनके बीच में बैठा के देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी रवि, जवाब दीजिए। रवि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जरूरतें, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे एस्पिरेशंस, ये लोग समझते हैं। वो कहीं के भी लोग हों, कितने भी डिग्री होल्डर हों या ना हो, एक सेकंड उसके लिए फॉर्मल कोई औपचारिक डिग्री की जरूरत नहीं होती। ये जनता के लिए भी लागू होता है और मुझे लगता है कि
उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए भी कोई डिग्री होगा तो प्रतिनिधित्व देगा, डिग्री नहीं होगा तो नहीं देगा। रवि जी, सवाल सिंपल था। उन्होंने पूछा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेहतर राजनीति कर पाएगा या बिना पढ़ा लिखा आदमी? सीधा जवाब दीजिए, क्या प्रतिनिधित्व और दिमाग, ये सब बातें क्यों बता रहे हैं सर हम लोगों को? सिचुएशन में हाँ। किसी सिचुएशन में कम पढ़ा लिखा आदमी भी बड़े डिग्री होल्डर से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल सहमत हूं मैं। और किसी किसी सिचुएशन में पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। हमने ये देख लिया है अपने उस राज्य में। 17 महीने की सरकार में आप मुझसे जो 10 पॉइंट एजेंडा पूछ रहे हो, आपने नहीं देखा कि 17 महीने में क्या क्या काम हुआ? जो नौकरियां दी गई, अस्पतालों में काम हुआ, कास्ट सेंसस हमारा प्रेशर था, हम तो 90s से कास्ट सेंसस के लिए हम लोग हैं। अब उस पे जो है अनाउंसमेंट बीजेपी ने किया बाद में, तो कहीं न कहीं, और यही लोकतंत्र की खूबी भी है कि भाई विपक्ष के पिच पे आना पड़ता है कई बारी सत्ता दल पार्टियों को। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, जो सत्ता में है उनको आना पड़ता है। चलिए सुरेंद्र जी, क्या बात हो रही है? डॉक्टर रवि तो एजेंडा नहीं गिना पा रहे हैं, कम से कम आपका तो एजेंडा सेट है, मुझे पता है। जरा 5-7 एजेंडा गिना दीजिए जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, जरा आप बता दीजिए, क्योंकि इनका तो बहुत सीक्रेट है, ये नहीं बताना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आपका सामान्य एजेंडा होगा, जरा बता दीजिए, बता दीजिए। कई पैरामीटर, कई डायमेंशन होते हैं। सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर रवि सुन लीजिए एजेंडा। सभी सुरेंद्र सिंह, अगली आवाज सुरेंद्र सिंह जी की, बताइए सुरेंद्र सिंह, बताइए देखिए अमित भाई, एजेंडा सर, हमारी जो एजेंडा सरकार है, हाँ एजेंडा ही बता रहे हैं जी जी। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, हाँ। लगातार विकास कर रही है। उस विकास को और आगे बढ़ाने का काम जो है हम करेंगे। हमारा तो एजेंडा क्लियर है। अभी आपने सुना होगा जो अभी कुछ दिन पहले जो नेपाल में बाढ़ का भी, जैसे अभी सीजन अब पानी का आने वाला है, कोसी वाले वो डैम इतना बड़ा बनाने के लिए जा रहे हैं, और लगभग जो है मुझे लगता है कि 1-2 एम्स और भी जो है बिहार में आने वाला है। सर एजेंडा बताइए सर, ऐसे नहीं, उससे ज्यादा मैं बता रहा हूं कैसे बताना, मैं बता रहा हूं सुरेंद्र भाई। एजुकेशन, बाहर है, सुरेंद्र जी मैं बता रहा हूं, नहीं ऐसे नहीं सर, भूमिका नहीं। देखिए ये काम रवि जी भी कर रहे थे, भूमिका नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे गिनाना है। एजुकेशन, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, कम्युनिकेशन, ऐसे गिनाइए सर। किन मुद्दों पे बात करेंगे? एम्स एक लग जाएगा क्या? इस बार दरभंगा में बाढ़ नहीं आने देंगे आप? दरभंगा में पिछले 60-70 सालों से बाढ़ आ रही है, इस बार दरभंगा बच जाएगा क्या? बच जाएगा, इस बार बच जाएगा। आप हाँ ऐसे बताइए कि बच जाएगा दरभंगा। दरभंगा भी बचेगा, और जो 5 शहर में मेट्रो हमारा जो काम हमने हमारी सरकार जो शुरू किया है, आपको आने वाला टाइम में ये 5 शहर में मेट्रो जो है ठीक है। अगला एजेंडा सर, मेट्रो बनाएंगे, और हर जिला में जो है मेडिकल कॉलेज का जो है प्रस्ताव जो है लाने वाले हैं, और कि हर जिला में अच्छा सुविधा हो, स्वास्थ्य का अच्छा सुविधा हो, और सर और अच्छी कॉलेज आए, और उससे ज्यादा जो है उद्योग जो है, जो हमारे बिहार के तमाम करोड़ों लोग जो है बिहार से बाहर है, जो हमारे मजदूर भाई बाहर गए थे, प्रवासी भाई, उनको बिहार में लाने का काम जो है हमारी सरकार इस बार, मतलब ये कह रहे हैं कि 5 साल में ग्रेजुएशन अब होना बंद हो जाएगा, 3 साल में बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे बिहार में, ये कह रहे हैं आप? जो देखिए जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम रहेगा, लेकिन एजुकेशन पे आपने देखा होगा कि पूरे बिहार के अंदर जिस प्रकार से सुधार हुआ है, आज जो टीचर हैं और जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ जो मतलब एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन है, वो जितना सुधरा है, पहले क्या एग्जाम के टाइम में आपको पता होगा, पूरा देश को पता था। अच्छा अब ये हो जाएगा क्या कि टीचर की जगह स्कूल में दाइयां बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी? ये हो जाएगा क्या अब ठीक? प्रिंसिपल की जगह खानसामा स्कूल चला रहा है, ये ठीक कर देंगे आप? छोटी बच्चियां मिड डे मील खा के मर गई, ये ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं कर रहा। जो मिड डे मील वाला मामला है, उसके जगह जो है जो सबसे बेस्ट हो वो काम किया जा रहा है बिहार के अंदर। अभी आपने देखा होगा जो बस जो अभी सुविधा दी गई है, पिंक बस लाया गया, पिंक टॉयलेट लाया गया, ये तो तमाम जो हमारे एजेंडा है जो बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के नागरिक के लिए जो सबसे बेस्ट सुविधा होगा, जो उनके बच्चे के लिए एजुकेशन हो, चाहे उनकी आर्थिक
चलिए जो ठीक है, कैसे उनको ज्यादा मंडित वक्त नहीं हो, बचा, पीसीआर मुझे इसलिए क्लोज करने के लिए करें। कह रहा है। सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि अब पूजा जैन, वी आर क्लोजिंग द शो बट आई नीड योर कमेंट। आपको मैं 1.5 मिनट दे रहा हूं, आप इसको सम अप करिए डिबेट को। पूजा। देखिए अमित जी, मेरा तो यही कहना है कि बिहार में देखिए इलेक्शन पे फोकस ना करने की बजाय वहां की जनता के ऊपर फोकस किया जाए। और जो भी हम मैनिफेस्टो में दावे कर रहे हैं, बेशक से वो अस्पताल को लेकर कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर कर रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के कर रहे हैं, क्राइम को कम करने को लेकर कर रहे हैं, या व्यापार जनरेट करने को लेकर कर रहे हैं, या फिर बाहर के राज्यों से अपने लोगों को वापसी कराने की बात कर रहे हैं, तो वो जो भी हम तमाम दावे कर रहे हैं तो उनको फुलफिल किया जाए। वेदर सरकार कोई किसी की भी बनती है, आरजेडी बनती है या एनडीए बनती है या खाली बीजेपी बनती है, वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी विशेष से इस तरीके की बात करेगा कि एजुकेशन डजंट मैटर फॉर अस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देश को, बिहार को पीछे लेके जाने की बात नहीं करता है, वो देश को पीछे लेके जाने की बात करता है। बिकॉज एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन की वजह से ही आज हमारे देश में जो है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, आज इनको हम राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। एजुकेशन के बेसिस पे आज हमारे जो दिल्ली की सीएम है रेखा जी, उनको हम सीएम के रूप में देखते हैं। और पहले भी इतनी सारी महिलाएं राजनीति के अंदर एंटर किया उन्होंने, तो वो एजुकेशन के बेस पे ही किया, क्योंकि एजुकेशन एक आधार है। एजुकेशन को आप नहीं नकार सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कम पढ़े लिखे नेता हैं, उनको वेदर बुरा मानने के बजाय कि हाँ भाई मुझे जाहिल बोल दिया किसी को, पर्टिकुलर किसी के लिए टिप्पणी नहीं की जाती है डिबेट में, वो एक शब्द के लिए की जाती है, तो बुरा मानने के बजाय उस चीज को एक अच्छे तरीके से लिया जाए कि हाँ भाई उसको अच्छे रूप में बोला जा रहा है। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में। सुरेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रविशंकर बहुत बहुत शुक्रिया, आप डिबेट में शामिल हुए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो इस डिबेट में मिस हो गया, कि बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार, मुद्दा न बीजेपी बता पाई न कांग्रेस। अब देखना यही होगा कि नवंबर में जब ये एनडीए और इंडिया गठबंधन जाते हैं चुनावों में, तो किस विषय पर वोट मांगते हैं। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी है।